Only 4 months are left to June 2023 examination, and you must have completed all your lectures, or you're about to complete your lectures and set up your revision schedule. Now, in order to help you with the revision of RCD, I'm creating this revision series on RCD, which will help you to quickly revise the subject. In this video, I have started with chapter number 5th, that is regulatory action. Gradually, I will cover all the chapters. So, without wasting any time, let's get started. The subject RCD requires a thorough understanding of each and every provision. And in order to impart that understanding, I am taking regular lectures of RCD, and the enrollment for December 2023 examinations are now open. So if you are looking for classes providing 100% coverage of the module along with retention and recalling techniques and in-depth coverage of each and every provision, please enroll by filling the Google form provided in the description of this video. Chapter number 5th talks about regulatory action. This means actions which regulators under different acts can take for the purpose of enforcement of law. Now, this particular chapter covers different types of acts. So it includes Companies Act 2013, SEBI Act, SEBI, Prevention of Fraudulent and Unfair Trade Practices Relating to Securities Market Regulations 2003, SEBI Procedure for Holding Inquiry and Imposing Penalties Rules 1995, Competition Act 2002, FEMA Act 1999, Factories Act 1948, FACRA 2010, CGST Act and Income Tax Act. इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 के जो सेक्शंस डिस्कस करे गए, टू सेक्शन नंबर 206 टू 229, उसमें सेक्शन नंबर 206 टू 209 जो है वो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं. सबसे पहले जो बुक में टॉपिक दिया हुआ है, मॉड्यूल के अंदर टॉपिक दिया है, वो दिया है कि ऑब्जेक्टिव या पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन क्या हो सकता है. अब ये जो भी ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन के 7 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये किसी भी सेक्शन के अंदर नहीं दिए. ये उन्होंने खुद ने मेंशन करें कि पोटेंशियल क्या क्या ऑब्जेक्टिव और पर्पस इंस्पेक्शन के हो सकते हैं. तो सबसे पहले इसमें इन्होंने बोला टू डिटेक्ट कंसीलमेंट ऑफ इनकम बाय फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. इसका मतलब अगर अकाउंट्स को गलत तरीके से प्रिपेयर करके गलत फिगर्स उसमें इंक्लूड करके इनकम को कंसील करने की कोशिश करी जा रही है, अंडर रिपोर्ट करने की कोशिश करी जा रही है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इंस्पेक्शन जो है वो करवाया जा सकता है. सेकंड, टू सिक्योर नॉलेज अबाउट द मिसमैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. मिसमैनेजमेंट ऑफ बिजनेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको पता करने के लिए इंस्पेक्शन करवाया जा सकता है. इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कुड बी द एनरॉन क्राइसिस, जो लार्जेस्ट कॉर्पोरेट बैंकरप्सी हुई थी अमेरिका में, उसका एग्जांपल जो है यहाँ पर आ सकता है. तो बेसिकली एनरॉन में ये हुआ था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डेट लेकर के रखा था, देन जो भी वो इनकम अर्न कर रहे थे या रेवेन्यू अर्न कर रहे थे उसको गलत तरीके से रिपोर्ट कर रहे थे. जो एक्चुअल फिगर्स थे वो नहीं शो कर रहे थे बुक्स के अंदर, कोई और फिगर शो कर रहे थे. तो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करा बिजनेस का, इसीलिए एट लास्ट बैंकरप्सी जो है उसके लिए उनको फाइल करना पड़ा. तो पता करने के लिए कि बिजनेस में मिसमैनेजमेंट तो नहीं हो रहा, इंस्पेक्शन जो है वो करवाया जा सकता है. उसके बाद इंश्योर करने के लिए कि जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं वो अपनी ड्यूटीज प्रॉपर्ली डिस्चार्ज कर रहे हैं, फंक्शंस प्रॉपर्ली डिस्चार्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे. देन गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए टू नो प्रॉफिट्स अर्न बट नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स. तो अगर प्रॉफिट्स अर्न करें लेकिन बुक्स में उनको शो नहीं करा, उसको पता करने के लिए भी इंस्पेक्शन जो है वो करवाया जा सकता है. देन टू डिटेक्ट मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. तो फंड्स पर्टिकुलर पर्पस के लिए रेस करे थे लेकिन उनका एक्चुअल जो यूटिलाइजेशन है वो किसी और ही पर्पस के लिए करा जा रहा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी इंस्पेक्शन करवाया जा सकता है. उसके बाद टू कीप आई ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस, की कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है वो इंश्योर करने के लिए टाइम टू टाइम जो है पीरियोडिक इंटरवल्स पे इंस्पेक्शन करवाया जा सकता है. देन टू डिटेक्ट मिसयूज ऑफ फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो एक ट्रस्ट की पोजीशन होती है कि आपको ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, से फॉर एग्जांपल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द मनी ऑफ पब्लिक एट लार्ज. तो वो आप अच्छी तरीके से डिलीवर कर रहे हो या नहीं कर रहे, वो चीज़ का आप मिस यूज तो नहीं कर रहे हो अपने खुद के पर्सनल फायदे के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी इंस्पेक्शन जो है वो करवाया जा सकता है. तो ये 7 पर्पज जो है इंस्पेक्शन के हो सकते हैं, और भी पर्पज हो सकते हैं, तो इंक्लूसिव है ये. इसको याद करने का तरीका जो है वो इसके लिए निमोनिक यूज कर सकते हैं, मिसेस CMG. तो मिसेस CMG में M stands for to secure knowledge about mismanagement of business, R stands for to detect misuse of fiduciary responsibility, S stands for to ensure statutory auditors ने अपने ड्यूटीज और फंक्शन जो है वो प्रॉपर्ली डिस्चार्ज करें. C से कंसीलमेंट ऑफ इनकम डिटेक्ट करने के लिए बाय फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. देन M से मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए. G से गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए कि प्रॉफिट्स जो भी अर्न करे गए हैं बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है वो रिपोर्ट नहीं करेगा, तो वो पता करने के लिए. एंड E से टू कीप आई ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस. उसके बाद जो सेक्शन है
उन्होंने डिस्कस करे, तो उसमें सेक्शन नंबर सबसे पहले डिस्कस करें सेक्शन नंबर 206। सेक्शन नंबर 206 में सेक्शन नंबर 206 के अंदर कितने सबसेक्शन है, तो इसमें सबसेक्शन 7 तक है, 1 to 7 है। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं जो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 है, वो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 जो है वो कॉल फॉर इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग है। अब इसमें इन्होंने ये बोला है कि आरओसी जो है वो क्या कर सकता है, वो रिटर्न नोटिस के थ्रू कंपनी को बोल सकता है कि फर्निश करो राइटिंग में इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन, या फिर कोई भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकता है विद इन अ गिवन रीजनेबल स्पेसिफाइड टाइम। तो एक नोटिस के अंदर जो भी रिटर्न नोटिस आरओसी सर्व करेगा उसमें टाइमलाइन भी लिखी हुई होगी कि इतने दिन के अंदर अंदर ये इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन या ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करो। उसके बाद आरओसी जो है वो बोल सकता है कि और उसको कोई अगर इंफॉर्मेशन चाहिए आफ्टर फ्रेमिंग द ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय द कंपनी, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसको रिसीव हुई है उसके बेसिस पे अगर उसको कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए कंपनी से, तो वो भी मांग सकता है। ये जो भी ओपिनियन होगा ये रिकॉर्ड करना है आरओसी को जब वो नोटिस इशू करेगा, और ये नोटिस जो है वो राइटिंग में होने वाला है, और ये ओपिनियन जो है ये एक रीजनड ओपिनियन जो है वो होना चाहिए। तो रीजनड ओपिनियन का मतलब हुआ कि बैक्ड बाय रीजंस होना चाहिए, उसके सपोर्ट में आपने आपने यही क्यों ओपिनियन दिया ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये जो है ये दिया हुआ है 1 और 2 के अंदर कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन में। इसमें जो आगे बोला है वो ये कि नोटिस मिलने पर कंपनी क्या करेगी। तो नोटिस मिलने पर इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ कंपनी और ऑफिसर्स कि वो फर्निश करें इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड पावर। तो नॉलेज यानी जो उनको ऑलरेडी पता है वो भी उनको प्रोवाइड करना है, और जो वो पता कर सकते हैं वो भी उनको पता करके और बताना है। एंड सेकंड, टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट विद इन द स्पेसिफाइड और एक्सटेंडेड टाइम, की जो भी स्पेसिफाइड टाइम एक्सटेंडेड टाइम है उसमें वो डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो आपको प्रोड्यूस करके आरओसी को देना है। अच्छा, इफ सच इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन रिलेट्स टू पास्ट पीरियड, अगर ये किसी पास्ट पीरियड से रिलेटेड है तो उस केस में आरओसी जो है वो राइटिंग में नोटिस दे करके ऑफिसर्स को बोलेगा जो कि इम्प्लॉइज थे उस पास्ट पीरियड के टाइम पे। तो अगर पुराने किसी टाइम पीरियड को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो उस टाइम पे जो इम्प्लॉइज थे उनको भी बोला जा सकता है कि आप वो इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोवाइड करो। बट यहाँ पर एक चीज उन्होंने लिखी है, टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज। तो जो भी पास्ट पीरियड में इम्प्लॉइज थे उस उनके केस में सिर्फ बोला गया कि उनको जो भी चीज पता है सिर्फ वो वही बताएंगे। यहाँ पर टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड पावर नहीं लिखा है। वो एंड पावर वाली चीज सिर्फ प्रेजेंट एम्प्लॉइज के केस में, पास्ट एम्प्लॉइज के केस में वो नहीं है, बिकॉज अब तो वो एम्प्लॉइज ही नहीं है, तो उनके पावर में है ही नहीं कि वो कोई इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन पहले या कोई डॉक्यूमेंट जो है वो पहले गैदर करें और फिर उसके बाद उसको आरओसी को प्रोवाइड करें। वो सिर्फ प्रेजेंट एम्प्लॉइज ही कर सकते हैं। इसीलिए प्रेजेंट एम्प्लॉइज के केस में दोनों चीजें नॉलेज एंड पावर, और पास्ट एम्प्लॉइज के केस में सिर्फ नॉलेज जो है उसकी बात करेगी। उनको जो भी चीजें पता है वो उनको बतानी पड़ सकती है अगर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन पास्ट पीरियड से रिलेटेड है तो ये पूरा जो है ये सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 है। इसमें अगर क्विकली वापस से रिवाइज करें तो इसमें से ये बोला है कि आरओसी रिटर्न नोटिस देकर के कंपनी को बोल सकता है कि आप इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन फर्निश करो राइटिंग में, या एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो गिवन रीजनेबल स्पेसिफाइड टाइम में। आरओसी को लगता है वो जो भी डॉक्यूमेंट कंपनी फाइल करेगी उसके उसकी स्क्रूटनी करने पे, या जो इन्फॉर्मेशन उसको रिसीव हुई है उसके बाद कि मेरे को और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन वगैरह भी मांग सकता है अपना ओपिनियन फ्रेम करने के बाद। जो भी ओपिनियन उसका होगा वो एक रीजन ओपिनियन होगा, और वो जो ओपिनियन है वो उसके नोटिस में जो राइटिंग में वो देगा कंपनी को उसमें मेंशन होगा। नोटिस मिलने पर कंपनी और उसके ऑफिसर्स की ड्यूटी बन जाएगी कि उनको वो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो है वो टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड पावर आरओसी को प्रोवाइड करना है। वो जो डॉक्यूमेंट है वो उसको प्रोवाइड करना है, जो भी टाइमलाइन उस नोटिस के अंदर मेंशन है उसके अंदर अंदर विद इन दैट टाइम पीरियड। और अगर वो इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन पास्ट पीरियड से रिलेटेड है तो आरओसी जो है वो राइटिंग में नोटिस दे करके जो भी ऑफिसर्स थे उस टाइम पर, जो एम्प्लॉइज थे पास्ट पीरियड के दौरान, उनको बोल सकता है कि आप वो इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन जो भी टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज उनके पास है वो प्रोवाइड करें। यहाँ पर पावर नहीं, तो इसको लेकर के एक केस स्टडी अगर बनाई जा सकती है जो नॉलेज एंड पावर वाला जो पॉइंट है उसको लेकर के, तो वो आप ध्यान रखना। उसके बाद में जो सेकंड इसमें कवर कर रहे हैं वो है सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6, जो कि इंस्पेक्शन के सबसेक्शन हैं। अब स्पेसिफिकली इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, तो इंस्पेक्शन आरओसी कर सकता है अंडर सेक्शन 206 सबसेक्शन 3 तीन सर्कमस्टांसेस में। पहला, जहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन आरओसी को फर्निश नहीं करी गई विद इन द गिवन रीजनेबल स्पेसिफाइड टाइम। सेकंड, ऑन एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट आरओसी का ये ओपिनियन है कि जो भी इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन फर्निश करी गई है वो इनएडिक्वेट है। एंड थर्ड, आरओसी सेटिस्फाइड ऑन स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट फर्निश्ड कि अनसेटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ अफेयर्स एग्जिस्ट करते इन द कंपनी एंड डजंट डिस्क्लोज द फुल एंड फेयर स्टेटमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। तो
तीन सर्कमस्टांसेस है। पहला तो ये कि कुछ दिया ही नहीं, आरओसी ने आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी, एक्सप्लेनेशन मांगा, बट आपने कुछ प्रोवाइड ही नहीं करा, तो कुछ दिया ही नहीं। सेकंड, उसने जब जो भी आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करी, उसके बेसिस पे आरओसी को ऐसा लगता है कि आपने पूरी जानकारी प्रोवाइड नहीं करी है, फुल इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो आपने प्रोवाइड नहीं करा। तो दिया है मगर पूरा नहीं दिया, जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह एक्सप्लेनेशन वगैरह है। और लास्ट में जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आपने सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं, आपने सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन दी है, और उन सबको देख करके आरओसी को लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ चल रही है कंपनी के अंदर। तो सारी चीजें प्रोवाइड करिए और पढ़ने पर ये समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है कंपनी के अंदर, तो आरओसी जो है वो इंस्पेक्शन ऑर्डर कर सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज है कि आरओसी दूसरा रिटर्न नोटिस जो है वो देकर के कंपनी को बोल सकता है टू प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स या पेपर्स और एक्सप्लेनेशन एज ही में रिक्वायर एट सच प्लेस एंड टाइम, जो उस रिटर्न नोटिस में स्पेसिफाइड होगा। तो अगर आरओसी को आपने कोई इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन दिया या डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस करे, और आरओसी को और इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन चाहिए या और कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह चाहिए, तो वो एक और रिटर्न नोटिस इशू करके आपसे जो है वो सारी चीजें मंगवा सकता है। सेकंड इंस्पेक्शन कौन ऑर्डर कर सकता है, तो रीजनल डायरेक्टर कर सकता है अंडर सेक्शन नंबर 206 सब सेक्शन 5। अच्छा, आरडी जो है वो किसके लिए करेगा इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन ऑर्डर कर सकता है बुक्स एंड पेपर्स। कब करेगा, अगर सर्कमस्टांसेस सो वारंट, यानी अगर लगा तो करेंगे। देन उसके बाद सीजी जो है वो स्पेशल ऑर्डर से या जनरल ऑर्डर के थ्रू, स्पेसिफिक ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर या जनरल ऑर्डर के थ्रू ऑथराइज कर सकते हैं किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को टू कैरी आउट द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी और क्लास ऑफ कंपनी। अब ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कौन कौन सी हो सकती है, तो एसएफआईओ हो सकता है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो है, देन आईसीएसआई, आईसीएआई, इरडा, सेबी, सीसीआई, ट्राई। तो कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो है, स्टैट्यूटरी बॉडी जो है, उसको सीजी जो है वो ऑर्डर पास करके ऑथराइज कर सकता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है कंपनीज की या क्लासेस ऑफ कंपनीज की, उनका जो इंस्पेक्शन जो है वो कैरी आउट करे। तो इंस्पेक्शन में क्या चीज ध्यान रखना है, 3, 5 और 6। सबसेक्शन 4 जो है वो यहाँ पर नहीं है, सबसेक्शन 4 इंक्वायरी का है। तो इंस्पेक्शन का सबसेक्शन कौन कौन सा है, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6। आरओसी किस सेक्शन में करता है, अंडर सेक्शन नंबर 206 सबसेक्शन 3। तीन सर्कमस्टांसेस, जो मांगा था इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन वो दिया ही नहीं, या आपने प्रोवाइड करी बट वो इनएडिक्वेट है, और लास्ट में आपने सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वगैरह दी और उसके बेसिस पे लगता है कि अनसेटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ अफेयर्स एग्जिस्ट करते हैं कंपनी के अंदर, उसको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, एक्सप्लेनेशन वगैरह चाहिए, तो वो एक दूसरा रिटर्न नोटिस इशू करके आपसे वो चीज मंगवा सकता है। उसके बाद आरडी कब कर सकता है, तो आरडी करेगा बुक्स एंड पेपर्स का अंडर सेक्शन 206 सबसेक्शन 5, अगर उस सर्कमस्टांसेस वारंट करते हैं, तो अगर लगा तो करेंगे। एंड देन सीजी के केस में स्पेशल ऑर्डर या स्पेसिफिक ऑर्डर देकर के या जनरल ऑर्डर से ऑथराइज कर सकते हैं किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को कि वो इंस्पेक्शन जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का किसी भी कंपनी या क्लासेस ऑफ कंपनी का कैरी आउट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सबसेक्शन नंबर 4 जो कि इंक्वायरी का। सबसेक्शन नंबर 4 इंक्वायरी में भी यही होगा कि आरओसी कर सकता है, सीजी जो है वो कर सकता है। आरओसी कब करेगा, तो आरओसी करेगा जब वो सेटिस्फाइड है कि कंपनी का बिजनेस इज बीइंग कैरीड ऑन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस या अनलॉफुल पर्पस या इन नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट या फिर इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस नॉट रिजॉल्व्ड। तो इसमें भी 4 इंस्टांसेस है कि कब आरओसी कर सकता है, जब वो सेटिस्फाइड है कि कंपनी का बिजनेस जो कैरी ऑन करा जा रहा है वो या तो किसी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए करा जा रहा है या किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए करा जा रहा है, या फिर कंपनी कंप्लाई नहीं कर रही है प्रोविजन से किसी भी एक्ट, किसी भी एक्ट में यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा है प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन से अगर कंप्लायंस नहीं कर रही है तो, और सिर्फ दिस एक्ट यहाँ पर कवर है, बाकी के सारे एक्ट यहाँ पर कवर नहीं है। तो नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस अगर रिजॉल्व नहीं करे गए तो इसको याद रखने का तरीका है आई डू फंड। तो आई से हो जाएगा कि इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस नॉट रिजॉल्व, डू तो सिर्फ ऐसे यूज करा गया कि कनेक्शन जो है वो फ्रेज जो है वो एक कनेक्टिंग फ्रेज पूरा प्रॉपर बन सके, इसीलिए एफ जो है वो है फ्रॉडुलेंट पर्पस, यू का मतलब है अनलॉफुल पर्पस एंड एन का मतलब है नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इन केसेस में आरओसी कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोला गया है वो ये कि अगर कंपनी सिर्फ ऊपर का ए और जो बी वाला पॉइंट है उससे रिलेटेड, कि कंपनी अगर पास्ट से ही फ्रॉडुलेंट पर्पस या अनलॉफुल पर्पस के लिए बनाई गई थी, यानी फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग कंपनी यही काम कर रही है, फ्रॉडुलेंट पर्पस या अनलॉफुल पर्पस, तो जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है वो सबके सब पनिशेबल हो जाएंगे विद फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 60 के अंदर दी है। तो जितने भी ऑफिसर्स एंड डिफॉल्ट वहां पर कवर है वो सबके सबको पनिशमेंट मिलेगी अंडर सेक्शन नंबर 447 जो फ्रॉड का सेक्शन है। उसके बाद ऑर्डर कब पास होगा, तो आरओसी के केस में ऑर्डर कब पास करेगा, आरओसी ऑर्डर पास करेगा आफ्टर इन्फॉर्मिंग द कंपनी अबाउट द एलिगेशन एंड गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट टू द कंपनी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी केस स्टडी बन सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आरओसी जो है वो बिना एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिए नोटिस जो है वो पास कर नोटिस इशू कर देता है या ऑर्डर इशू कर देता है। इस केस में क्योंकि हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इंक्वायरी
के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो क्या इंक्वायरी का ऑर्डर आरओसी बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए पास कर सकता है? द आंसर इज नो। उसको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंपनी को अबाउट द एलिगेशन, कंपनी को प्रॉपर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी ऑफ बीइंग हर्ड, अपना पॉइंट रखने की, और फिर उसके बाद में ही वो ऑर्डर पास कर सकता है। एक और चीज है इसमें कि ऑर्डर पास करने के पहले आरओसी को सेटिस्फाई करना है खुद को ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। वो जब ऑर्डर पास करे तो उसको इंश्योर करना है कि ये चारों में से कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस जो है वो एग्जिस्ट करता है तो ही वो ऑर्डर पास होगा। तो वो कैसे करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है। AWH का मतलब है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विथ हिम, इन्फॉर्मेशन फर्निश टू हिम, जो इन्फॉर्मेशन उसको फर्निश करी गई है वो फर्निश कौन कर सकता है? तो जो कंपनी से उसने इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन मांगा था सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में, या सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6 में, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, या फिर ऑन दी रिप्रेजेंटेशन मेड टू हिम बाय एनी पर्सन। अब ये थर्ड वाला पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी पर्सन, चाहे वो कंपनी के अंदर का व्यक्ति हो या इट बिलोंग्स टू दी पब्लिक को बिलोंग करता है, कोई भी पर्सन हो, वो पर्सन अगर रिप्रेजेंटेशन देता है आरओसी को, तो उसके बेसिस पे भी आरओसी जो है वो इंक्वायरी का ऑर्डर जो है वो पास कर सकता है, और इस पे भी केस स्टडी जो है वो बन सकती है। तो इस पॉइंट का भी स्पेसिफिकली ध्यान रखना थर्ड वाले का, कि ऑन रिप्रेजेंटेशन मेड टू हिम बाय एनी पर्सन। उसके बाद में यहाँ पर बोला है कि जो भी ऑर्डर है, ऑर्डर से कंपनी को बोल सकता है टू गिव इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। तो इंक्वायरी का ऑर्डर पास करके भी आरओसी कंपनी को बोल सकता है कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको स्पेसिफाइड टाइम में प्रोवाइड करना है। उसके बाद सीजी कब करेगा? तो सीजी कर सकता है बाय डायरेक्टिंग द आरओसी और द इंस्पेक्टर टू कंडक्ट द इंक्वायरी। इसमें वो इंस्टांसेस मेंशन नहीं है कि सीजी किन किन केसेस में इंक्वायरी का ऑर्डर पास कर सकता है। इसका मतलब सीजी को जो भी सिचुएशन सुटेबल लगेगी, सही लगेगी कि हाँ इसमें दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वारंट्स इंक्वायरी ऑफ द कंपनी, तो वो इंक्वायरी का ऑर्डर दे सकते हैं। बट किसके थ्रू होगा? वो आरओसी के थ्रू या इंस्पेक्टर के थ्रू। तो इंक्वायरी वाला जो पॉइंट है वो दिया है 206 सबसेक्शन 4 में, आरओसी कर सकता है, सीजी कर सकता है। आरओसी कब करेगा? 4 केसेस, आई डू फन से वो चीज याद हो जाएगी। ऑर्डर कब पास होगा ये इसमें ध्यान रखना है, और ऑर्डर पास करने के पहले आरओसी को खुद को सेटिस्फाई करना है 3 चीजों के बेसिस पर। और सीजी के केस में आरओसी इंस्पेक्टर को डायरेक्ट कर देंगे टू कंडक्ट द इंक्वायरी। उसके बाद जो सबसेक्शन नंबर 7 है, इसमें बोला है एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट किसका? ये इस सेक्शन का 206 जो है, सेक्शन 206 के एनफोर्समेंट की बात है कि अगर कंपनी फेल हो जाती है टू कंप्लाई विद दिस सेक्शन, यानी सेक्शन नंबर 206 के किसी भी प्रोविजन से कंप्लाई करने में कंपनी फेल हो जाती है, तो कंपनी और उसका हर एक ऑफिसर जो है, जो कि डिफॉल्ट में, हु इज इन डिफॉल्ट, वो पनिशेबल हो जाएगा विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, और अगर कॉन्टिन्यूइंग फेलियर है तो विद एन एडिशनल फाइन विच में एक्सटेंड टू रुपीज 500 फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट। तो ये जो अमाउंट है ये आपको याद रखना है कि एनफोर्समेंट के लिए अगर 206 के किसी भी प्रोविजन से कंप्लाई नहीं करा गया, तो जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उस पर फाइन लग सकता है विच में एक्सटेंड टू रुपीज 1 लाख, और अगर कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस का केस है तो फाइन विच में एक्सटेंड टू रुपीज 500 फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट। इसके बाद जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 207। सेक्शन नंबर 207 टॉक्स अबाउट कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। तो अभी जो हमने ऊपर 206 में पढ़ा है, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6 इंस्पेक्शन के बारे में, और जो सबसेक्शन 4 इंक्वायरी, ये किस तरीके से कंडक्ट करी जाएंगी वो कहां पर दिया हुआ है? वो सेक्शन नंबर 207 में दिया है। तो सबसे पहले यहां पर जो पॉइंट मैंने लिखा है वो जो मांगा वो देना पड़ेगा। जो मांगा वो देना पड़ेगा, तो एक गाना भी है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो वैसे ही जो मांगा वो देना पड़ेगा कि व्हेन आरओसी और इंस्पेक्टर कॉल्स फॉर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर पेपर्स, it shall be the duty of every director, officer or other employee of company to produce all these documents to the ROC और इंस्पेक्टर। जब आरओसी इंस्पेक्टर कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर पेपर्स कॉल करते हैं, तो ड्यूटी बन जाएगी हर एक डायरेक्टर की, कंपनी के हर एक ऑफिसर की, और जो भी इंप्लॉय है कंपनी के सबकी, कि वो डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोड्यूस करे आरओसी को या इंस्पेक्टर को। तो पहली चीज जो मांगा वो देना पड़ेगा। सेकंड, बना सकता है या लगा सकता है। बना सकता है या लगा सकता है का मतलब आरओसी और इंस्पेक्टर जो है वो उस जो भी बुक्स या पेपर्स उन्होंने मांगे, या तो उनकी कॉपीज अपने पास रख सकते हैं, तो मेड और कॉस्ट टू बी मेड कॉपीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर बुक्स एंड पेपर्स, या दूसरी चीज प्लेस और कॉस्ट टू बी प्लेस्ड एनी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन सच बुक्स इन टोकन ऑफ इंस्पेक्शन हैविंग मेड। कि हम इंस्पेक्शन हमने कर लिया इस पर्टिकुलर बुक और पेपर की, उसको इंश्योर करने के लिए कि बाद में पता चल जाए कि हाँ कौन सी बुक्स और पेपर्स की हमने इंस्पेक्शन करी थी, कोई भी मार्क वगैरह उस पर प्लेस कर सकते हैं। तो बना सकते हैं मतलब कॉपीज वगैरह बना सकते हैं, कॉपीज वगैरह ले सकते हैं, और आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो प्लेस कर सकते हैं। एंड थर्ड, ये ताकत है सिविल कोर्ट के जैसी। अब ये ताकत है सिविल कोर्ट के जैसी का मतलब जो आरओसी और इंस्पेक्टर के पास पावर्स होंगी, वो पावर्स जो भी सिविल कोर्ट की पावर है अंडर सीपीसी 1908, वही सारी पावर्स होंगी। सबसे पहली पावर उसके पास होगी डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। सेकंड, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्संस एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ। एंड थर्ड, इंस्पेक्शन ऑफ एनी
इंस्पेक्शन ऑफ एनी ब्रो ऑफ कंपनी एट एनी प्लेस। ठीक है, ब्रो का मतलब है बुक्स, रजिस्टर्स, अदर पेपर्स वगैरह जो कहीं पर किसी भी प्लेस पे रखे हुए हैं, उनका इंस्पेक्शन जो है वो भी करा जा सकता है। तो सबसे पहले ढूंढना, देन उसके बाद बुलाना, और फिर उसके बाद देखना। ढूंढना मतलब डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स। बुलाना यानी समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्संस एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ। एंड देखना यानी इंस्पेक्शन ऑफ एनी ब्रो ऑफ कंपनी एट एनी प्लेस। तो ये तीनों चीजें इसमें आ जाएगी कंडक्ट के अंदर। सबसे पहले जो मांगा वो देना पड़ेगा, बना सकता है या लगा सकता है, और ये ताकत है सिविल कोड के जैसी। इसके बाद आता है, इसमें भी एनफोर्समेंट है कि इसका एनफोर्समेंट कैसे होगा सेक्शन नंबर 207 का। तो अगर यहाँ पर कोई भी डायरेक्टर या ऑफिसर ऑफ द कंपनी डिसओबे कर देता है डायरेक्शन को, तो पनिशेबल हो जाएगा। यानी इम्प्रिजनमेंट का यहाँ पर प्रोविजन है विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, एंड साथ में फाइन भी लगेगा 25,000 से 1 लाख के बीच में। तो दोनों है यहाँ पर, जेल का प्रोविजन भी है 1 ईयर का, एंड फाइन 25,000 टू 1 लाख। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट वो ये वाला कि अगर डायरेक्टर या ऑफिसर को कन्विक्ट कर लिया जाता है किसी भी ऑफेंस के लिए, तो शेल ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑन विच ही सो कन्विक्टेड, जिस दिन से, यानी जो डेट ऑफ कन्विक्शन है उस दिन से उसका ऑफिस जो है वो मान लिया जाएगा कि उसने वेकेट कर दिया, और वो डायरेक्टर डिसक्वालिफाइड हो जाएगा फ्रॉम होल्डिंग एन ऑफिस इन एनी कंपनी। फिर वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर जो है वो नहीं बन पाएगा। तो अगर उसको कन्विक्ट कर लिया जाता है ऑफेंस के लिए अंडर दिस सेक्शन, ये चीज इंपॉर्टेंट है, अंडर सेक्शन नंबर 207 की बात हो रही है। 206 में ऐसा कुछ नहीं था। 206 के सबसेक्शन 7 में भी हमने एनफोर्समेंट पढ़ा है, बट वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। 207 के केस में जो एनफोर्समेंट पढ़ रहे हैं, 207 में लिखा है कि अगर डायरेक्टर और ऑफिसर को कन्विक्ट करा जाता है ऑफेंस के लिए अंडर दिस सेक्शन, यानी अंडर सेक्शन नंबर 207, तो ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इज सो कन्विक्टेड मान लिया जाएगा कि उसने अपना ऑफिस जो है वो वेकेट कर दिया, और वो डिसक्वालिफाइड हो जाएगा फ्रॉम होल्डिंग एन ऑफिस इन एनी कंपनी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी केस स्टडी जो है वो आ सकती है। उसके बाद सेक्शन नंबर 208, सेक्शन नंबर 208 में बोला इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बारे में। तो जो इंस्पेक्शन आपने कैरी आउट करा, इंस्पेक्शन हम कहां पर कैरी आउट कर रहे थे, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 में। तो यहाँ जो इंस्पेक्शन कैरी आउट करा है उसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके सीजी को देनी है। तो किसको देना है, सीजी को देना है। कौन देगा, आरओसी या इंस्पेक्टर देगा। क्या चीज, सबमिट रिपोर्ट इन राइटिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, इस रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशंस हो सकते हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनीज अफेयर्स अलोंग विद रीजंस। तो इस रिपोर्ट में अगर आरओसी या इंस्पेक्टर को लगता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो करना चाहिए, बिकॉज अभी तो आरओसी और इंस्पेक्टर ने क्या करा है, अभी तो उन्होंने सिर्फ एक इंस्पेक्शन कैरी आउट करा है, या ज्यादा से ज्यादा उसके बाद उन्होंने इंक्वायरी कैरी आउट करी होगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उन्होंने नहीं करी। अभी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो 210 से स्टार्ट है। तो उस रिपोर्ट में वो बोल सकते हैं कि और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंपनी के अफेयर्स में करना जरूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर कुछ गलत हो रहा है जो उनको पता चला है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन का पर्पस जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा वो यही था, वो साथ में हमने पढ़ा था ना कि से फॉर एग्जांपल आरओसी और इंस्पेक्टर में से किसी ने भी इंस्पेक्शन करा, उनको पता चल गया कि बिजनेस जो है वो मिसमैनेजमेंट ऑफ बिजनेस हो रहा है कंपनी के अंदर, तो फिर इन्वेस्टिगेशन जो है वो, ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर होगी इंस्पेक्शन की, इसमें वो मेंशन कर सकते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंपनी की होनी चाहिए, कंपनी के अफेयर्स की फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो अभी तक जो कवर करा है हमने वो कवर करा है सेक्शन नंबर 206। सेक्शन नंबर 206 में सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6 जो इंस्पेक्शन के है, सबसेक्शन 4 जो इंक्वायरी का, और सबसेक्शन 7 जो उसका एनफोर्समेंट का है। एनफोर्समेंट वाले में वहां पे हमको जो फिगर याद रखना है वो है पनिशेबल विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, या कॉन्टिन्यूइंग फेलियर के केस में फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट। फिर 207 हमने कवर करा। 207 में जो कंडक्ट है इंस्पेक्शन और इंक्वायरी का वो कैसे होगा, उसमें 3 पॉइंट्स कवर करे। जो मांगा वो देना पड़ेगा, यानी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पेपर्स वगैरह मांगे गए हैं वो ड्यूटी बन जाएगी हर एक डायरेक्टर, ऑफिसर, अदर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी की कि वो आरओसी और इंस्पेक्टर को वो चीज प्रोवाइड करे। देन जो बना सकता है या लगा सकता है, इसका मतलब आरओसी और इंस्पेक्टर जो है वो कॉपीज ले सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पेपर्स की, या उस पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वगैरह प्लेस कर सकते हैं। एंड ये ताकत है सिविल कोड के जैसी, यानी आरओसी और इंस्पेक्टर के पास में पावर होगी, सिविल कोड के पास जो पावर होती है अंडर सीपीसी 1908, जिसमें हमने देखा ढूंढना, बुलाना और देखना, डिस्कवरी, समनिंग एंड इंस्पेक्शन। एंड फिर उसके बाद में एनफोर्समेंट में डायरेक्टर और ऑफिसर जो है कंपनी का, अगर वो डिसोबे करता है डायरेक्शन तो पनिशेबल रहेगा, ये जो गलत काम कर रहा है इसमें उसको जेल भी होगी विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, एंड फाइन रेंजिंग फ्रॉम 25 लाख टू 1 लाख, so sorry 25,000 to 1 lakh. And second, if director or officer convicted of an offense, so shall on and from the date on which he is so convicted shall be deemed to vacate the office and disqualified from holding an office in any कंपनी। और उसके बाद में इंस्पेक्शन रिपोर्ट सेक्शन नंबर 208 में जो सीजी को जाती है, आरओसी और इंस्पेक्टर देते हैं, राइटिंग में देते हैं ये, और रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशंस हो सकते हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनीज अफेयर्स अलोंग विद रीजंस। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 209।
दिस इज रिलेटेड टू सर्च एंड सीजर। तो इस सेक्शन में सर्च एंड सीजर के जो भी प्रोविजंस हैं उसमें ये भी बोला है कि प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी 1973 के जो हैं सर्च एंड सीजर को लेकर के वो अप्लाई होंगे म्यूटेटिस म्यूटेंडिस यानी विद द नेसेसरी चेंजेस। इसमें सबसे पहले ये बोला है कि आरओसी और इंस्पेक्टर जो है वो आफ्टर ऑब्टेनिंग एन ऑर्डर फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट फॉर सीजर ऑफ बुक्स एंड पेपर्स एंटर कर सकते हैं विद सच असिस्टेंस रिक्वायर्ड और सर्च कर सकते हैं प्लेस को जहाँ पे बुक्स वगैरह जो है वो रखी गई है। तो एंटर विद सच असिस्टेंस का मतलब है कि वो ऑब्वियसली खुद तो उस प्लेस पे जा ही सकते हैं, साथ में अगर उनको पुलिस की हेल्प चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। सो एंटर विद सच असिस्टेंस रिक्वायर्ड एंड सर्च द प्लेस वेयर द बुक्स आर कैप्ट। सेकंड, सीज कर सकते हैं वो उन बुक्स और पेपर्स को एज ही कंसिडर्स नेसेसरी आफ्टर अलाउइंग द कंपनी टू टेक कॉपीज और एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम सच बुक्स और पेपर्स एट इट्स कॉस्ट। तो सीज कर लेंगे बुक्स को, सर्च कर सकते हैं पहले तो जगह को जहाँ पे बुक्स वगैरह रखी हैं, फिर अगर उनको लगता है कि बुक्स को सीज करना चाहिए तो उसको सीज भी कर सकते हैं। और कंपनी को एक, अगर जो भी बुक्स और पेपर्स हैं अगर वो कंपनी को भी चाहिए तो कंपनी उनकी कॉपीज वगैरह जो है वो या एक्सट्रैक्ट वगैरह जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद सेकंड, इसमें स्पेशल कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकता है सीजर अपॉन द इंफॉर्मेशन इन पोजेशन या अदरवाइज। तो स्पेशल कोर्ट कब सीजर जो है वो ऑर्डर करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पोजेशन में उसको लगता है कि हाँ सीजर जो है वो बुक्स का होना चाहिए तो वो ऑर्डर पास कर देगा, या अदरवाइज यानी कि जो इन्फॉर्मेशन उनके पोजीशन में नहीं है बट उनको कहीं से पता चलती है उसके बेसिस पे भी वो सीजर का ऑर्डर जो है वो पास कर सकते हैं। So special court may order such seizure upon the information in possession or otherwise they have a reason to believe that books and papers of company या रिलेटिंग टू केएमपी डायरेक्टर ऑडिटर या पीसीएस जहां पे सीएस अपॉइंटेड नहीं है, तो जो बुक्स एंड पेपर्स कंपनी की है वो, या जो बुक्स एंड पेपर्स किससे रिलेटेड है, की मैनेजरियल पर्सनल से रिलेटेड है, डायरेक्टर से रिलेटेड है, ऑडिटर से रिलेटेड है या पीसीएस से रिलेटेड है, दे आर लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलेटेड, अल्टर्ड, फॉल्सिफाइड या सीक्रेटेड। इनमें से कुछ भी अगर पॉसिबिलिटी लगती है स्पेशल कोर्ट को बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन जो स्पेशल कोर्ट के पास ऑलरेडी है या जो उसके पास में नहीं है बट उसको कहीं से पता चलता है कि ऐसा हो सकता है कि डिस्ट्रॉय कर दी जाए बुक्स और पेपर्स, या म्यूटिलेट कर दिया जाए, या अल्टर कर दिया जाए, या फॉल्सिफाई कर दिया जाए, या सीक्रेटेड कर दिया जाए, तो वो सीजर जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो पहली चीज इसमें ये कि सर्च और सीजर के केस में जो भी सीआरपीसी में सर्च और सीजर के प्रोविजन दिए हैं वो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस एप्लीकेबल होंगे। सेकंड, आरओसी और इंस्पेक्टर जो है वो स्पेशल कोर्ट से ऑर्डर ऑब्टेन करने के बाद में एंटर कर सकते हैं उस प्लेस पे जहां पर बुक्स रखी गई हैं और उस प्लेस को सर्च कर सकते हैं और बुक्स और पेपर्स को सीज कर सकते हैं एंड कंपनी को अलाउ कर सकते हैं कि वो उसमें से कॉपीज या एक्सट्रैक्ट्स जो है वो ले सकते हैं। स्पेशल कोर्ट कब ऑर्डर करता है सीजर, जब उसको लगता है जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है ऑलरेडी या इंफॉर्मेशन उसको कहीं और से मिलती है उसके बेसिस पे कि बुक्स और पेपर्स को जो कंपनी से रिलेटेड है या जो रिलेटेड है केएमपी डायरेक्टर ऑडिटर या पीसीएस से, वो डिस्ट्रॉय म्यूटिलेट अल्टर फॉल्सिफाई या सीक्रेट करे जा सकते हैं। सेकंड, ये जो बुक्स और पेपर्स हैं ये रिटर्न करने होते हैं विद इन 180 डेज आफ्टर सच सीजर टू द कंपनी फ्रॉम हुज कस्टडी एंड पावर सच बुक्स और पेपर्स वर सीज्ड। तो जिस भी कंपनी के बुक्स एंड पेपर्स हैं जिसको भी बिलोंग करते हैं जिस भी कंपनी को, उसको ये आपको वापस करने हैं मैक्सिमम 180 डेज के अंदर अंदर। अच्छा, क्या इन बुक्स और पेपर्स को वापस से कॉल करा जा सकता है, तो यस, मे बी कॉल्ड अगेन फॉर अनदर पीरियड ऑफ 180 डेज बाय ऑर्डर इन राइटिंग। बट ये वापस से कॉल करने के लिए वापस से एक ऑर्डर इन राइटिंग जो है वो कंपनी के ऊपर आपको इशू करना पड़ेगा और फिर वापस से मंगवाना पड़ेंगे ये बुक्स और पेपर्स। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो वापस से बुलाने वाली बात हो रही है इसमें बाय ऑर्डर इन राइटिंग ही पॉसिबल है। तो अगर आरओसी ऑर्डर राइटिंग में नहीं देता है तो कंपनी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो वापस से उन पेपर्स वगैरह को प्रोवाइड करे। तो इस पर भी एक केस स्टडी जो है वो आ सकती है। और ये जो टाइमलाइन है इस पे भी केस स्टडी बन सकती है कि 180 डेज से भी ज़्यादा के लिए आरओसी ने रख लिए बिना किसी अप्रूवल के। तो क्या आरओसी ऐसा कर सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना 180 डेज है। उसके बाद आरओसी इंस्पेक्टर जो है वो बिफोर रिटर्निंग सच बुक्स और पेपर्स, उनको वापस करने के पहले आरओसी और इंस्पेक्टर भी कॉपीज ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स प्लेस कर सकते हैं सॉरी। और एक और चीज कर सकते हैं जो यहाँ पर लिखी है कि डील विद द सेम इन सच अदर मैनर एज ही कंसिडर्स नेसेसरी। तो ये वाला पॉइंट हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ा है जब हम ये पढ़ रहे थे कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। तो इसमें हमने पढ़ा था बना सकता है या लगा सकता है। तो आरओसी और इंस्पेक्टर क्या कर सकता था, कॉपीज ले सकता था या आइडेंटिफिकेशन मार्क्स प्लेस कर सकता था। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि आरओसी इंस्पेक्टर कॉपीज तो ले ही सकता है, एक्सट्रैक्ट भी ले सकता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी प्लेस कर सकता है, लेकिन साथ साथ में वो इन बुक्स और पेपर्स के साथ डील कर सकता है इन सच अदर मैनर जैसा कि उसको सही लगे, एज ही कंसिडर्स नेसेसरी। ये वाला पॉइंट वहां पर नहीं है।
207 के अंदर कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन और इंक्वायरी वाले केस में। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, क्योंकि इस पे भी केस स्टडी आ सकती है। हो सकता है कि आरओसी बुक्स और पेपर्स के साथ तो उनकी कॉपीज लेने के अलावा, एक्सट्रैक्ट लेने के अलावा और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स प्लेस करने के अलावा कुछ और भी करे। तो ऐसा केस स्टडी में पूछा जा सकता है कि क्या आरओसी बुक्स और पेपर्स को लेकर के ये पर्टिकुलर चीज कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ये जरूर देखना कि वो किस सेक्शन में बिलोंग करेगा। और 207 की अगर बात कर रहे हैं तो वो नहीं कर सकता, बिकॉज 207 में वो सिर्फ कॉपीज ले सकता है या आइडेंटिफिकेशन मार्क्स प्लेस कर सकता है। लेकिन अगर 209 में कवर है वो वाला पॉइंट, तो 209 में तो बोला ही कि वो जिस मैनर में चाहे उस मैनर में डील कर सकता है उन बुक्स और पेपर्स के साथ। तो जो भी उस केस स्टडी में दिया होगा वो एक्ट वो उन बुक्स और पेपर्स को लेकर के कर सकता है। तो ये चीज जो है वो ध्यान रखना इसके अंदर, सेक्शन नंबर 209 में सर्च एंड सीजर वाले पॉइंट में। सो ये पूरा था 206 टू 209। I hope this video helped you in recalling the provision and get better understanding of the provisions discussed. Thank you so much for watching this video, and I will see you in the next one.